डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसकेपीसीएम क्लासेस। आज हम लुईस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी किसी भी कंपाउंड का लुईस स्ट्रक्चर किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, लुईस ने सबसे पहले कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डॉटेड स्ट्रक्चर के रूप में दर्शाया, जिसे लुईस स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। और उस डॉटेड स्ट्रक्चर को किस प्रकार से ड्रॉ किया जाएगा, उसके लिए आपको तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे। वो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला पॉइंट है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी आप किसी भी कंपाउंड के टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निर्धारित करोगे। वो कैसे करोगे? देखिए, एग्जांपल लेते हैं CO3 2-। यहाँ पे इसके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निर्धारित करते हैं, जिसमें कार्बन जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। कितने ऑक्सीजन है? 3 और 2 यहाँ पे माइनस चार्ज है, इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो। तो ये टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 18, 18 और 2 20, 20 और 4 24, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 24। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल देखें, PCl5। फास्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। कितने क्लोरीन है? 5। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो 7 पंजे 35, 35 और 5 40। इस प्रकार से सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो देखिए, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर आपको सेंट्रल एटम डिटरमाइन करना है, सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करना है। अब कैसे करोगे? किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल एटम कौन सा होगा? तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वह मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम की तरह कार्य करेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, SO2, इसमें सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की तुलना में सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए यहाँ पे सेंट्रल एटम हो गया सल्फर। इसी प्रकार जैसे एग्जांपल ले CO3 2-, यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की तुलना में क्या है? कम है, तो इसलिए यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या हो गया? कार्बन। इसी प्रकार एग्जांपल ले जैसे NH3, यहाँ पे नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, क्योंकि इसमें आप ध्यान रखना, हाइड्रोजन जो है वो एक एक्सेप्शनल केस है। हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम के रूप में वर्क नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 होती है और इसीलिए ये कभी भी सेंट्रल एटम के रूप में कार्य नहीं करेगा। तो अगर हाइड्रोजन किसी भी एटम से जुड़ा हुआ हो तो इसमें हाइड्रोजन के अलावा जो एटम होगा वही सेंट्रल एटम होगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, NH3 में हाइड्रोजन के अलावा कौन सा एटम है? नाइट्रोजन। इसका मतलब नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल एटम हो गया। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सेंट्रल एटम होगा। अब बात करते हैं लुईस स्ट्रक्चर की। तो देखिए, लुईस स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करोगे? तो एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं NH3 का। तो देखिए, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1। कितने हाइड्रोजन है? 3। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। तो अब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन में से कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बनाएंगे और कितने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में होंगे। तो देखिए, यहाँ पे शेयर्ड होने के बाद जो शेष इलेक्ट्रॉन बचते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स के रूप में दर्शाया जाता है, इसलिए इस प्रकार के स्ट्रक्चर को डॉटेड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब यहाँ पे NH3 की स्ट्रक्चर की बात करें तो NH3 में नाइट्रोजन यहाँ पे सेंट्रल एटम है। 3 हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और सिंगल बॉन्ड जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बनता है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। इस प्रकार से टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए 2, 2 4 और 2 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं। इसका मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए?
यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 6। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे 8 और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने बच गए 2। तो ध्यान रखना जितने भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनको किस रूप में दर्शाना है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को सदैव डॉट्स से दर्शाना है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से दर्शा देता हूँ। ये हो गई लुईस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं SO2। यहाँ पर सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिने जाए तो यहाँ पे सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, कितने ऑक्सीजन है 2। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो 6 दूनी 12 और 6 18 टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इनमें से कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड होंगे। तो देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे सेंट्रल एटम की बात करें तो सेंट्रल एटम कौन सा है, सल्फर है। क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन की तुलना में सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसलिए यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा हो गया, सल्फर। अब ऑक्सीजन जो है सल्फर के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2 है, तो 2 वैलेंसी का मतलब है कि ऑक्सीजन की 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेंगे और डबल बॉन्ड बना लेंगे। इसी प्रकार इधर भी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के साझा करेंगे और डबल बॉन्ड बना लेंगे। इसका मतलब टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, देखिए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ काम में आ रहे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ काम में आ रहे हैं। इसका मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 8। कितने हो गई 8 और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे 18। तो 18 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे जिसमें से 8 ने बंद बनाने में भाग ले लिया। इसका मतलब शेष कितने बच गए 10 इलेक्ट्रॉन, यानी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10। अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से दर्शाया जाएगा, डॉट्स से दर्शाया जाएगा। अब किस में देखा जाएगा, देखिए सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे 6, जिनमें कितने काम में आ गए 2 2 4 इलेक्ट्रॉन सल्फर के पार्टिसिपेट कर लिए हैं बंद बनाने में, लेकिन शेष कितने बच गए 2। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को डॉट्स के द्वारा दर्शाएंगे। अब 10 में से कितने काम में आ गए 2 काम में आ गए, कितने बच गए 8। अब देखिए 8 कहाँ लिखेंगे, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे 6, यहाँ बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो शेष कितने बच गए 4। तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखेंगे डॉट्स के द्वारा। और शेष इधर देखिए, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं, बाकी शेष कितने बच गए 4। तो अब देखिए 4 4 8 और 2 10, यानी इसमें ये जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन थे उन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को डॉट्स के द्वारा दर्शाया जाता है। ये हो गई लुईस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट PCl5 का एग्जांपल लेते हैं और सबसे पहले इसमें वही टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। फास्फोरस के टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, क्लोरीन के टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, कितने क्लोरीन है 5। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो 7 पंजे 35, 35 और 5 40, यानी यहाँ पे 40 टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब इन 40 इलेक्ट्रॉन में से कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन अनशेयर रूप में रहेंगे। देखिए यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल एटम फास्फोरस है। क्यों है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम है। तो देखिए फास्फोरस यहाँ पे सेंट्रल एटम है, 5 क्लोरीन परमाणु है, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, इसलिए सभी क्लोरीन सिंगल बॉन्ड के द्वारा फास्फोरस से जुड़ेंगे। Cl तो देखिए अब यहाँ पे फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 5 और 5 सिंगल बॉन्ड बना चुके हैं, किनके साथ Cl के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि Cl का 1 इलेक्ट्रॉन और फास्फोरस का 1 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इसी प्रकार फास्फोरस का 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इसी प्रकार 5 सिंगल बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के साथ। इसका मतलब
शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। तो 10 यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 40। और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 40 - 10 बराबर 30, यानी 30 यहाँ पे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डॉट्स के द्वारा दर्शाएंगे। अब कहाँ दर्शाएंगे देखिए। अब फास्फोरस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 5। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने 5 बंध बना लिया है, यानी इसके सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन काम में आ चुके हैं बॉन्ड बनाने में। तो अब यहाँ पे जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है उन्हें Cl पर डॉट्स के रूप में रखा जाएगा। कैसे देखिए, Cl के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो कितने थे? 7। इनमें से एक ने साझा कर लिया फास्फोरस के साथ, तो कितने बच गए? 6। तो एक क्लोरीन पर कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। इसी प्रकार प्रत्येक क्लोरीन पर 6 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, क्योंकि एक ने साझा कर लिया, बाकी शेष कितने रह जाएंगे? 6। इसी प्रकार इस क्लोरीन पर भी 6 हैं और इस क्लोरीन पर भी 6। तो ये हो गए रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 6, 12, 18 और 24 और 30। इस प्रकार से 30 जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन थे वो Cl परमाणु पे डॉटेड संरचना के द्वारा दर्शाए जाएंगे। ये हो गई लुईस स्ट्रक्चर। अब H2O का एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें देखिए हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो तो कभी सेंट्रल एटम होता नहीं है, तो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा हो गया? ऑक्सीजन। अब सबसे पहले तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 1। कितने हाइड्रोजन हैं? 2। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। अब 8 में से कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड होंगे? तो देखिए सबसे पहले सेंट्रल एटम यहाँ पे है ऑक्सीजन, जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जिनमें ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो गए। अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो गया। इसका मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 2 और 2 4, यानी यहाँ पे शेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो हो गए 4। अब बात करें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने थे? 8। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने शेष रह जाएंगे? 4, यानी 4 यहाँ पे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, जिसको डॉट्स के द्वारा दर्शाया जाएगा। अब डॉट्स के द्वारा कहाँ लिखेंगे? देखिए हाइड्रोजन पर तो लिख नहीं सकते, क्योंकि हाइड्रोजन के पास केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो चुका है। तो कहाँ लिखेंगे? ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6, जिनमें से 2 ने साझा करके सिंगल बॉन्ड बना लिया, शेष कितने रह गए? 4। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन को डॉटेड रूप में दर्शाया जाएगा। ये हो गई H2O की लुईस स्ट्रक्चर। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आप किसी भी कंपाउंड की लुईस स्ट्रक्चर आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। धन्यवाद।